नमस्कार, मैं हूं परमवीर सिंह और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं वीकली रिपोर्ट के साथ, जिसमें हम बिहार की बीते हफ्ते की 3 बड़ी और ज़रूरी खबरों की बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि सिनेमा के पर्दे पर दिखाई जाने वाली रूह कँपा देने वाली हिंसा आपके बगल वाली सड़क पर हकीकत बन जाएगी? अररिया से जो वीडियो सामने आया है उसने सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। लेकिन बात सिर्फ अपराध की नहीं है। इस हफ्ते बिहार की शिक्षा व्यवस्था से ऐसी 3 कहानियां आईं जिन्होंने हमें हैरान भी किया, शर्मिंदा भी किया और उम्मीद भी दी। कहीं कोई गूंगा प्रोफेसर चमत्कार की तरह बोलने लगा तो कहीं क्लासरूम की मर्यादा डोसे की प्लेट में बह गई। और इसी बीच एक कद्दावर मंत्री ने सत्ता की ठसक छोड़कर चौक डस्टर उठा लिया। और सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति के उस सुशासन बाबू की, जिन्होंने दिल्ली में अकेले शपथ लेकर एक युग का अंत कर दिया है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं 20 साल की कहानी, जो अगले कई सालों तक कहीं और सुनी जाएगी। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम 3 बड़ी कहानियों की परतें उधेड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, बिहार का असली आईना है। अब बढ़ते हैं आज के अपने पहली खबर की ओर। अररिया के फॉरबिसगंज में जो हुआ उसने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश की रूह को कँपा दिया है। मामला मामूली था, सिर्फ एक पिकअप गाड़ी को हटाने का विवाद। ठेका लगाने वाले राहुल चौहान और पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन के बीच बहस होती है, लेकिन ये बहस कुछ ही पलों में एक ऐसे कत्ल में बदल जाती है जिसे देखकर लोग पत्थर बन गए। राहुल ने नबी हुसैन के पेट में चाकू घोंपा और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खौफ की इंतहा देखिए, वो कटा हुआ सिर हाथ में लेकर बाजार में नुमाइश की तरह घूमने लगा। इसके बाद भड़की भीड़ ने राहुल को भी वहीं पीट पीट कर मार डाला। ताज्जुब की बात है कि इस पूरे वाक़ये के दौरान आम लोग और बाद में पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन कोई भी इस पूरी घटना को किसी भी स्टेज पर रोक नहीं सका। राहुल जब नबी हुसैन का गला काट रहा था तब भीड़ उसका वीडियो बना रही थी। इसके बाद वो भागकर कहीं छिप गया, तब तक पुलिस आ गई। अब देखिए कि जो भीड़ राहुल को गला काटने से नहीं रोक सकी, वही भीड़ उसे पुलिस के हाथों से छुड़ा कर ले गई और पीट पीट कर उसे मार दिया। एक ही दिन में 2 मौतें, एक ने कत्ल किया, दूसरे ने कानून का कत्ल कर दिया। जाहिर है अब घटना के बाद उसकी विवेचना तो होगी ही। अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि राहुल जहां सत्तू का ठेला लगाता था वहीं नबी अपनी पिकअप लगाना चाहता था, क्योंकि वो जगह बाजार समिति जैसे भीड़ भाड़ इलाके में है, जहां हमेशा ही खाली जगह और पार्किंग को लेकर लोगों की भिड़ंत होती रहती है। अब ये तो एक अलग ही मामला है जो कमोबेश पूरे बिहार के सभी छोटे शहरों की समस्या है। यहाँ अंधाधुंध तरीके से शहरीकरण हो रहा है, लोग, भीड़ और बाजार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जगह उतनी की उतनी ही है। इस भीड़ का सही से प्रबंधन हो सके, इस पर भी कोई ठोस प्रयास न तो प्रशासन करती है, न ही जनता के जनप्रतिनिधि। अब आते हैं इसी कहानी से निकले कई सवालों पर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल सूखे नशे का आदी था। कहने को ये भी कहा जा रहा है कि नबी हुसैन भी उसका साथी ही था और दोनों साथ मिलकर सूखे नशे का सेवन करते थे। उस दिन भी शायद नशे की डोज लेने के बाद दोनों में एक मामूली सा मजाक हुआ। नबी ने राहुल की पत्नी को लेकर मजाक करते हुए पूछ दिया कि क्या आज सत्तू वाली नहीं आई, और इस एक जुमले ने राहुल के अंदर के उस राक्षस को जगा दिया जिसे सूखे नशे ने पाल रखा था। उसने अनानास काटने वाले चाकू से पहले नबी के पेट पर वार किया और फिर इससे भी मन नहीं भरा तो गला रेत दिया। ये सामान्य गुस्सा नहीं था, ये नशे से सुन हुए दिमाग की वहशी दरिंदगी थी। और इस दरिंदगी का ख्याल कहाँ से आया? इसका जवाब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे महा चौपट राज करार देते हुए सीधे एनडीए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि सिर काटकर घूमने का यह दृश्य हाल में रिलीज हुई एक प्रोपेगेंडा फिल्म जैसा है। भाजपा सरकार समाज में जो जहर भर रही है उसका खमियाजा अब सामने आने लगा है। तेजस्वी का इशारा किस तरफ था?
हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है धुरंधर द रिवेंज। इस फिल्म में एक विलेन उजैर बलोच का किरदार ठीक इसी तरह अपने दुश्मन का सिर काटता है और उसके साथ फुटबॉल खेलता है। और यह सिर्फ फिल्मी कल्पना नहीं है। साल 2013 में कराची के लयाड़ी में असली उजैर बलोच के गैंग ने अरशद पप्पू के साथ यही वहशियाना हरकत की थी। क्या अररिया का आरोपी राहुल चौहान इस सिनेमैटिक हिंसा से प्रेरित था? मनोवैज्ञानिक इसे कॉपी कट क्राइम कहते हैं, जहां अपराधी पर्दे पर दिखाई गई हिंसा को बहादुरी समझकर हकीकत में दोहराते हैं। अब फिल्म का समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है यह तो अलग डिबेट का विषय है, लेकिन हमें यह कड़वी हकीकत माननी होगी कि बिहार में शराबबंदी ने शराब तो शायद कम की, लेकिन मौत के नए रास्ते खोल दिए। आज बिहार के युवा शराब नहीं बल्कि गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर और कफ सिरप के दलदल में है। पिछले कुछ हफ्तों में करोड़ों रुपए का स्मैक और सिरप बरामद हुआ है। नशा कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। कई देशों ने शराबबंदी की और फिर उसे वापस लिया क्योंकि अपराध बढ़ गए, कालाबाजारी बढ़ गया, लेकिन आज हम भी उसी जिद में फंसे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे महाचौपट राज कहा और इशारा किया हालिया फिल्म धुरंधर की तरफ, जहां अपराधी सिर काटकर फुटबॉल खेलता है। लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फार्मेगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? लेकिन यहाँ एक और बड़ी चेतावनी है। याद कीजिए, मशहूर गायक हनी सिंह ने खुद मन से कहा था कि सूखा नशा मत करना, इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, एक गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। दारू पी लो जितनी पीनी है, चरस गांजा मत करना बस। जब एक ऐसा आदमी ये कह रहा है जिसने नशे की दुनिया को करीब से देखा है, तो हमारी सरकारें इसे क्यों नहीं समझ रही हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। अररिया में जो हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये उस महाचौपट राज और उस जहरीली जिद का नतीजा है जिसने बिहार के युवाओं के हाथ में कलम की जगह स्मैक और इंजेक्शन थमा दिए हैं। आइए अब चलते हैं आज के इस रिपोर्ट की दूसरी कहानी की ओर। कहते हैं शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों से इस हफ्ते जो 3 खबरें आईं, उन्होंने समाज को सोच में डाल दिया है। यहाँ एक प्रोफेसर मूक बधिर बनकर सिस्टम को ठग रहा है, दूसरा मर्यादा भूलकर आशिकी लड़ा रहा है और तीसरा सत्ता की कुर्सी छोड़कर चौक डस्टर थाम रहा है। आइए एक एक कर इन तीनों किरदारों की कहानी समझते हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में एक चमत्कार हुआ। यहाँ के एक प्रोफेसर साहब ने कथित तौर पर मूक बधिर कोटे से सरकारी नौकरी ली। सालों तक वे इसी कोटे का फ़ायदा उठाते रहे, वेतन लेते रहे, लेकिन हाल ही में जब उनका एक वीडियो सामने आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रोफेसर साहब क्लासरूम में बिना किसी झिझक के बड़े ही फराटेदार अंदाज में छात्रों को बोलकर पढ़ा रहे थे। यह सिर्फ एक प्रोफेसर की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने का बड़ा उदाहरण है। सवाल यह है कि नियुक्तियों के वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच किसने की? क्या बिहार में आरक्षण के नाम पर ऐसे चमत्कार आम है? कागजों पर गूंगे और बहरे लेकिन क्लास में बोलने वाले, यह बिहार के जुगाड़ तंत्र का सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि ताज़ा अपडेट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस मामले में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। उनका कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। अगर यह साबित होता है कि नियुक्ति के समय दिए गए मूक बधिर प्रमाण पत्र के विपरीत प्रोफेसर बोल और सुन सकते हैं, तो इसे सिस्टम के साथ धोखाधड़ी माना जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सिर्फ इसी एक प्रोफेसर नहीं बल्कि हाल के वर्षों में विशेष कोटे, दिव्यांग कोटे के तहत नियुक्त हुए सभी सहायक प्रधानाध्यापकों के दस्तावेजों की फिर से जांच करने का फैसला किया है। इसमें मेडिकल बोर्ड के उन प्रमाण पत्रों की भी स्क्रूटनी की जाएगी जिनके आधार पर ये नियुक्तियां हुई थी।
यूनिवर्सिटी ने उस संबंधित मेडिकल बोर्ड और अस्पताल को भी पत्र लिखने की बात कही है जिसने प्रोफेसर का मुखबधिर होने का सर्टिफिकेट जारी किया था। प्रशासन का कहना है कि अगर प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो न सिर्फ प्रोफेसर की नौकरी जाएगी बल्कि उन पर जालसाजी यानी कि फ्रॉड की FIR भी दर्ज होगी। यूनिवर्सिटी के इस बयान के बाद छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जब प्रोफेसर क्लास में बोलकर पढ़ा रहे थे तो क्या सालों तक विभागाध्यक्ष और प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी। छात्र इसे सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदरूनी अधिकारियों की मिलीभगत बता रहे हैं। यहाँ सवाल वही है कि जांच तब क्यों शुरू हुई जब वीडियो वायरल हुआ। क्या यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। खैर, अब इन प्रोफेसर साहब का जो भी हो, हम अब दूसरे प्रोफेसर साहब की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मामला पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, जहां एक प्रोफेसर साहब अपनी मर्यादा ही भूल बैठे। प्रोफेसर और उनकी एक PhD छात्रा का एक रेस्टोरेंट में एक ही प्लेट में डोसा साझा करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दोनों के बीच की नज़दीकियां देखकर कैंपस में हंगामा मच गया। यहां बहस निजी जिंदगी बनाम पेशेवर गरिमा की है। जब एक शिक्षक और छात्र के बीच की लकीर धुंधली होती है तो पूरे संस्थान की साख दांव पर लग जाती है। छात्रों के विरोध के बाद VC ने जांच कमेटी बना दी है। क्लासरूम ज्ञान के लिए होता है, लेकिन जब गुरु ही इश्क का पाठ पढ़ाने लगे तो व्यवस्था का डोसा बनना तय है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद उस PhD छात्रा ने भी अपना पक्ष रखा है। छात्रा का कहना है कि वे बालिग हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे किसके साथ खाना खाती हैं या समय बिताती हैं। उन्होंने इसे अपनी निजी स्वतंत्रता पर हमला बताया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि गुरु शिष्य के रिश्ते की एक गरिमा होती है जिसका सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान रखना अनिवार्य है। यूनिवर्सिटी के छात्र संघों, मुख्य रूप से ABVP और अन्य स्थानीय छात्र संगठनों ने इस पर उग्र प्रदर्शन किया है। छात्र नेताओं ने न सिर्फ कैंपस में नारेबाजी की बल्कि VC प्रोफेसर विवेकानंद सिंह की गाड़ी को भी घेरा और काफ़ी देर तक आगे नहीं बढ़ने दिया। छात्र संघ का बयान है कि एक प्रोफेसर और छात्रा का इस तरह सार्वजनिक रूप से व्यवहार करना विश्वविद्यालय की साख को बट्टा लगाता है। यह शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने जैसा है। उन्होंने मांग की है कि जांच सिर्फ वीडियो की ना हो बल्कि इस बात की भी हो कि क्या प्रोफेसर ने छात्रा को नंबर या डिग्री का लालच देकर प्रभावित किया है। इस पर डॉक्टर उदय नारायण सिंह ने स्पष्ट किया है कि अनुशासन समिति की रिपोर्ट आने तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के साथ समझौता नहीं होगा। लोग इस मामले को मट्टुकनाथ जूली पार्ट 2 बता रहे हैं। यहाँ भी एक सवाल है कि क्या एक प्रोफेसर की निजी जिंदगी और उसकी प्रोफेशनल मर्यादा के बीच की लकीर अब धुंधली हो गई है। आइए इन दोनों प्रोफेसरों के बाद अब स्टूडेंट को सियासी भाषा में लेक्चर देने वाले प्रोफेसर की कहानी जानते हैं। इन दो शर्मनाक और अजीबोगरीब खबरों के बीच एक सकारात्मक तस्वीर पटना के EN कॉलेज से आई। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी ने प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति के बाद अपनी पहली क्लास ली। सहायक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने राजनीति विज्ञान के छात्रों को फेडरलिज्म यानी संघवाद पढ़ाया। हालांकि अशोक चौधरी जैसे राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी जब एकेडमिक के मैदान में उतरे तो तथ्यों की गुगली पर क्लीन बोल्ड हो गए। सोशल मीडिया पर जानकारों और विपक्षी समर्थकों ने उनके लेक्चर के कुछ हिस्सों को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर साहब ने संघवाद को एक साधारण समझौता सिंपल एग्रीमेंट की तरह पेश किया, जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह संवैधानिक रूप से परिभाषित शक्ति का बंटवारा है। संघवाद कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं बल्कि पावर शेयरिंग का सिस्टम है। आलोचकों का कहना है कि मंत्री जी ने इसे विविधता को बांध कर रखने वाला सिस्टम बताया, जो कि इसकी आधी अधूरी व्याख्या है। उन पर विपक्ष ने भी कुछ सवाल उठाए। RJD का तंज था कि सदन में सवालों से बचने वाले मंत्री जी अब छात्रों को क्या ही सिखाएंगे। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी दलित पहचान पर भी सवाल खड़े किए गए।
कांग्रेस ने इसे आरएसएस कोटा की नियुक्ति बताते हुए कहा कि जहां युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, वहां 58 साल की उम्र में मंत्री जी को प्रोफेसर की नौकरी मिल रही है। आलोचना इस बात पर भी हो रही है कि कुछ महीने पहले ही उनके प्रमाण पत्रों में नाम की गड़बड़ी को लेकर सवाल उठे थे और उनकी नियुक्ति होल्ड पर रही थी। आलोचकों का कहना है कि जिस प्रोफेसर की अपनी नियुक्ति विवादों में रही हो, उनका लेक्चर नैतिकता और संविधान पर कितना सही है। कुछ लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब बिहार विधान परिषद का बजट सत्र चल रहा था, फरवरी और मार्च के आसपास, उस वक्त मंत्री जी का कॉलेज जाकर क्लास लेना क्या अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। हालांकि अशोक चौधरी ने इसे पिता का सपना और सीखने की प्रक्रिया बताया है। वैसे यह कहानी एक अच्छे बदलाव की भी है। एक ऐसा राजनेता जो दिन भर सत्ता और फाइलों में डूबा रहता है, वो वापस अपनी जड़ों की ओर लौटा है। उन्होंने साबित किया कि राजनीति और पढ़ाई साथ साथ चल सकते हैं। सत्ता के ठसक किनारे रखकर जब मंत्री जी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए तो उन्होंने बताया कि बिहार में शिक्षा के प्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति अभी मरी नहीं है। अब आइए आज के अंतिम टॉपिक पर बात करते हैं, जो बता रहा है कि 2 दशक तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे सुशासन बाबू नीतीश कुमार अब दिल्ली की राह पकड़ चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने अकेले ही सभापति के चैम्बर में शपथ भी ले ली। आज की शपथ के साथ ही वे बिहार के उन दिग्गज नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो गए जो चारों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। उन्होंने खुद ही इच्छा जताई थी कि अभी तक सभी सदनों के सदस्य रह लिए, अब राज्यसभा जाने की इच्छा है। उनसे पहले नागमणि, उपेंद्र कुशवाहा और सुशील कुमार मोदी यह उपलब्धि हासिल कर सके हैं। यह उनके 5 दशक लंबे राजनीतिक करियर का एक शानदार फुल सर्कल है। यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि नीतीश कुमार ने आज अकेले क्यों शपथ ली है, जबकि उनके साथ चुने गए 4 बाकी नेता 16 अप्रैल को शपथ लेंगे। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि बिहार में 15 अप्रैल तक नई सरकार बन जाए। 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहले सांसद पद की शपथ लेना जरूरी था, ताकि वे तकनीकी रूप से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो सके। साथ ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित लोगों का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, इसलिए वे 16 अप्रैल को विशेष सत्र में शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने 30 मार्च को ही विधान परिषद छोड़ दी है, इसलिए तकनीकी रूप से उनके लिए पहले शपथ लेना जरूरी था, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में कोई संवैधानिक शून्यता न रहे। अब आगे क्या होगा, अब नजर डालिए उस टाइमलाइन पर जो बिहार की किस्मत बदलने वाली है। 11 अप्रैल नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे। 12 और 13 अप्रैल एनडीए के घटक दल बीजेपी, जदयू, लोजपा आदि अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। 14 अप्रैल खरमास खत्म होते ही एनडीए विधायक दल के नेता का ऐलान होगा। 15 अप्रैल नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और बिहार में नई सरकार का गठन संभव होगा। 16 अप्रैल दिल्ली में संसद का विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें नीतीश जी अपनी नई भूमिका में दिखेंगे। नीतीश कुमार की यह विदाई सिर्फ एक नेता का दिल्ली जाना नहीं है, बल्कि बिहार में एक नए गठबंधन, नई जातिगत विरासत और एक नए मुख्यमंत्री के उदय की पटकथा है। सुशासन बाबू ने अपनी पारी खेल ली है। अब पिच सम्राट की होगी या किसी और की, इसका फैसला बस कुछ ही दिन दूर है। फिलहाल हम बात उस बात की करने वाले हैं जो बात नीतीश कुमार ने बिहार से दिल्ली पहुंचने के बाद, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार से दिल्ली की आखिरी यात्रा पर जाने के बाद कही है। दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार के चेहरे पर एक अलग संतोष दिखा। उन्होंने कहा कि हमने पहले यहाँ बहुत काम किया है, बीच में बिहार चले गए थे, अब फिर से यहाँ रहकर काम करेंगे। हो सकता है कि यह मौका नीतीश कुमार के लिए आत्मसंतुष्टि का हो, लेकिन उनका यह बयान कि अब यहीं यानी कि दिल्ली रहेंगे, एक बिहारी के तौर पर जब हम इसे सुनते हैं तो मन में कई गंभीर सवाल और एक अजीब सी टीस उठती है। नीतीश जी, बिहार की जनता ने आपको 2025 में 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना था, न कि राज्यसभा जाने की प्रतीक्षा सूची में रहने के लिए। जब आप कहते हैं कि 20 साल से यहाँ आने की इच्छा थी, तो एक आम बिहारी को लगता है कि क्या पिछले 2 दशकों से शासन करते समय आपका मन वाकई बिहार में था?
किसी भी राज्य का मुखिया अगर दिल्ली जाने का सपना पाले बैठे हो तो राज्य के विकास के प्रति उसकी एकाग्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आपने कहा कि यहाँ बहुत काम किया है और फिर करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आपके जाते समय बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ युवा आज भी पलायन के लिए मजबूर हैं। शराबबंदी के साइड इफेक्ट के रूप में सूखा नशा गांवों को बर्बाद कर रहा है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति अब सिर्फ कागजों तक सीमित दिखने लगी है। ऐसे समय में अब यहीं रहेंगे कहना ऐसा लगता है जैसे घर में आग लगी हो और मुखिया सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचकर राहत की सांस ले रहा हो। आपका यह बयान कि अब यहीं रहेंगे यह संकेत देता है कि आपके लिए अब बिहार की समस्याओं का समाधान करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली के गलियारों में अपनी सक्रियता बनाए रखना है। हम आपके दिल्ली प्रवास का स्वागत करते हैं, लेकिन यह कड़वी सच्चाई हमेशा दर्ज रहेगी कि आपने बिहार को एक विजेता की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की तरह छोड़ा है जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैदान से बाहर जा रहा है। काश आप यहीं रहेंगे की जगह गर्व से यह कह पाते कि मैंने बिहार को ऐसा बना दिया है कि अब मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस हकीकत इसके उलट है। तो ये थी इस हफ्ते की वो 3 बड़ी कहानियाँ जो आज के बिहार का असली चेहरा दिखाती है। अररिया की वो खौफनाक वारदात हमें याद दिलाती रहेगी कि जब समाज में नफरत और नशे का मेल होता है तो इंसान और कानून दोनों हार जाते हैं। क्या हम वाकई एक सुरक्षित समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हमारे रगों में दौड़ रहा सूखा नशा हमें एक ऐसे अंधेरी की तरफ ले जा रहा है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। शिक्षा के मंदिरों में चल रहा ये अजब गजब खेल, चाहे वो मुजफ्फरपुर का फर्जीवाड़ा हो, पूर्णिया की भूली हुई मर्यादा बताता है कि बिहार के भविष्य की नींव को अभी बहुत ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। हालांकि अशोक चौधरी जैसे नेताओं का क्लासरूम तक पहुंचना एक उम्मीद जगाता है कि शायद कहीं ना कहीं सुधार की नीयत अभी बाकी है। और रही बात नीतीश बाबू की दिल्ली रवानगी की, तो आज की इस एकल शपथ ने बिहार की नई सियासी पिच तैयार कर दी है। 15 अप्रैल को जब नया मुख्यमंत्री सामने आएगा तो वो सिर्फ एक चेहरा नहीं होगा बल्कि बिहार की बदली हुई जातीय और राजनीतिक विरासत का नया अध्याय होगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में शराबबंदी के बदले बढ़ता ये सूखा नशा शराब से ज़्यादा जहरीला नहीं है? और नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी यह वीकली रिपोर्ट और इसका विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बिहार की हर इनसाइड स्टोरी आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।